चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वेलकम टू सी इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास। सबसे पहले आपको पता है इंटरमीडिएट में आ गए हो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट में पता है सबको? 6 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स ईच। तो आपके टोटल कितने मार्क्स के सब्जेक्ट हो गए? 600 मार्क्स के। तो मुझे बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके ग्रुप वन में? 2 ग्रुप्स हैं, 3-3 सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। ग्रुप वन में कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? पहला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट, जो कि बचपन से डेबिट क्रेडिट सीख रहे हो। और किया क्या अभी तक, जब से +1 से आप यहाँ तक पहुंचे हो? एडवांस अकाउंट्स, अकाउंटिंग ही करिए, डेबिट क्रेडिट ही करिए। सेकंड कौन सा है? लॉ है, ये एनिमे पढ़ाएंगे। अकाउंटिंग आपको विनीत सर पढ़ाएंगे, लॉ आपको एनिमे पढ़ाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट इनकम टैक्स एंड जीएसटी, टैक्सेशन। इनकम टैक्स अगेन एनिमे पढ़ाएंगे, जीएसटी मैं पढ़ाऊंगा। ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट्स। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सब्जेक्ट का आज डेमो है। तो ये सब्जेक्ट आई विल बी टीचिंग यू। आई एम सी ए साहिल, ठीक है। फिफ्थ सब्जेक्ट कौन सा है ग्रुप 2 का? सेकंड सब्जेक्ट एफ एम एन एस एम की ऑडिट है। ऑडिट है, ये आप हमें पढ़ाएंगे। अभी उनकी क्लास चल रही है 7 वाले क्लासरूम। एफ एम एस एम आपका लास्ट सब्जेक्ट है। आपका सेकंड सब्जेक्ट है ऑडिट। तो एफ एम आपको विनीत सर पढ़ाएंगे, अगेन एन एस एम आप हमें। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको पता है कि आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए आपको दोनों ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब मैंने अपनी सी इंटरमीडिएट करी थी तो ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद हम अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, और 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी। तो अब इंस्टीट्यूट ने 2 साल की कर दी है, लेकिन ये किया कि दोनों ग्रुप्स क्लियर करने जरूरी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों ग्रुप्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, और जितनी जल्दी हो सके दोनों ग्रुप्स क्लियर करो, ताकि आपका फाइनल के लिए टाइम बचे। और फाइनल जल्दी होगी तो जल्दी सीए बनोगे, और जल्दी सीए मतलब जल्दी पैसा कमाओ। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? विटामिन एम के लिए काम कर रहे हैं। जब तक विटामिन एम, एम समझते हो? मनी। तो जल्दी से जल्दी जितनी हो सके कम अटेम्प्ट लगे उतना बेटर। हाँ, अब सीए कोर्स है, जरूरी नहीं है कि इसमें आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम हो। फाउंडेशन में निकल के होंगे, +1 +2, आज तक ऐसा भी होता है बच्चा कभी ना फेल हुआ। सीए इंटरमीडिएट पे जाके फर्स्ट टाइम फेल होता है, एंड मैं उसको फेलियर नहीं कहता, दैट इज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो कभी भी बाय चांस हम ये टारगेट करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बट अगर नहीं होता है तो ये मत सोचना कि दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम फिर रिट्राई करेंगे, अटेम्प्ट देंगे। बट हाँ, पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा? सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और कॉस्टिंग में इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो वी विल बी टारगेटिंग इजीली। एग्जाम्शन तो करेंगे, बट इफ वी कैन ट्राई वी कैन गो फॉर 70 to 80 मार्क्स ऑप्शन, ताकि इसके मार्क्स एक्स्ट्रा आपके थ्योरी सब्जेक्ट से कवर हो। कि थ्योरी में कहीं ना कहीं मार्क्स कम रह जाते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल में ज्यादा स्कोरिंग होता है, थ्योरी में मार्क्स कम देते हैं। तो हम टारगेट करेंगे एग्जाम्शन, एंड एग्जाम्शन में भी 70 से 80 मार्क्स मिनिमम। और मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट में 100 मार्क्स भी आए हुए हैं। क्लियर है सबको? तो ऑलवेज टारगेट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसको हम थोड़ा सा अभी समझें। तो ऑनलाइन अराउंड कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। गुनिका, लवनीश, पारस, राफिया एंड वृंदा। तो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहोगे ना कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। अब मेरे को ये बताओ, कुछ भी स्टार्ट होता है इंडिया में या ग्लोबली, तो किस चीज से होता है? कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं? कोई प्रोडक्ट बनाने की वजह से, या कोई सर्विस देने की वजह से। ये चीज क्लियर है? आप लोग पैसे कैसे कमाओगे? आप जब सीए बन जाओगे आप अपनी सर्विस बेचोगे। सेम गोज फॉर कोई अगर गुड्स में डील कर रहा है तो वो क्या करेगा? या तो गुड्स को बना के बेचेगा, या बना बनाया खरीद के बेच देगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। या मैन्युफैक्चर करोगे, आप रॉ मटेरियल लेकर आओगे, उसको कन्वर्ट करके एक फिनिश गुड बनाओगे, वो बेचोगे।
या बना बनाया ट्रेडिंग करोगे, जैसे कि रिटेल शॉप्स होती है, नीचे किराने की दुकान होगी, वो क्या बना रहा है कोई प्रोडक्ट? नहीं, वो खरीद के ला रहा है और उसको एज इट इज बेच रहा है। या फिर आप सर्विस बेचोगे। तो अगर आपने कोई भी चीज बेचनी है, उसके लिए आप क्या उसको चैरिटी में बेच रहे हो? लॉस पे बेचोगे? किस पे बेचोगे? प्रॉफिट पे बेचोगे। प्रॉफिट किस पे निकालोगे आप? किस चीज पे निकालते हो? आपको आपकी क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट पता होनी चाहिए। तभी तो डिसाइड कर पाओगे कितना मेरे को प्रॉफिट रखना है, और उस हिसाब से आप अपना सेलिंग प्राइस डिटरमिन करोगे। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हम पढ़ने वाले हैं कुछ रीजंस की वजह से। तो सबसे पहला रीजन है टू असर्टेन कॉस्ट। ठीक है, आपका ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसमें से एमसीक्यू पता है कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। इसमें आपको बस करेक्ट ऑप्शन टिक करनी है। नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं। तो अगेन, अगर आपको ना पता हो आंसर, आप फिर भी कुछ ना कुछ गेस वर्क करो। नेगेटिव मार्किंग, फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग थी ना? थी। तो आपको अगर नहीं श्योर थे तो आप वो छोड़ देते थे। इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है, एमसीक्यू आपको नेगेटिव मार्किंग गलत आंसर के नहीं देता। तो नो नेगेटिव मार्किंग। और बाकी आपका 70 मार्क्स में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों आ जाए। थ्योरी की एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑप्शन में आएगा, तो मेन हमारा फोकस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे रहना है। क्लियर है सबको? ओके, तो हाँ, फिर मैं ये आपको बता रहा था कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। टू असर्टेन आवर कॉस्ट। आप ये पेन मार्कर समझ के ये करो कि मैं इसको बना रहा हूँ, तो क्या मैं इसको बना के एकदम बिना डिसाइड किए इस पे कितनी मैंने कॉस्ट इंकर की है, क्या मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा मैं। तो अगर मेरे को उसकी कॉस्ट पता हो कि इसमें इंक कितनी डल रही है, इसमें प्लास्टिक कितना लगा है, इसका निब कितना है, इसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जब तक पता नहीं लगेगी। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलती है लेट से 10 रुपीज, और मेरे को 20% प्रॉफिट कमाना है, कि जितना भी मैं पैसा लगाऊं उसका 20% कमाऊं, तो मैं इसका सेलिंग प्राइस कितना रखूंगा? 12। 12। 10 पे 20% 2 रुपीज बनता है। तो मैं कैसे 12 रुपए का सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पा रहा हूँ, जब तक मेरे को इसकी कॉस्ट नहीं पता लगता। क्लियर है सबको? तो पहला रीजन था टू असर्टेन कॉस्ट। सेकंड रीजन है, जब आप कॉस्ट असर्टेन कर लेते हो तो आप क्या डिटरमिन कर पाते हो? यू कैन डिटरमिन द सेलिंग प्राइस। अब आपको मैं समझाता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है ये दो एस्पेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सपोज इमेजिन करो मेरी स्टेशनरी की दुकान है। ठीक है, स्टेशनरी की दुकान है। मैंने एक शॉप जो जिसपे मैंने स्टेशनरी का सामान बेच रहा हूँ वो रेंट पे ली, राइट? अब मैं पेन लेकर आता हूँ, 100 पेन्स लेकर आता हूँ, एंड 100 पेन्स एट रुपीज 10 ईच। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 1000। 100 पेन्स को मैं बेचता हूँ एट रुपीज 12 ईच। तो कितना मैंने कितने पे बेचा? 1200। दुकानदार को लग रहा है कि उसने 200 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। क्या उसने कैलकुलेशन की है? क्या सिर्फ यही कॉस्ट लेनी है जो पेन्स की कॉस्ट है? और कौन कौन सी नहीं कॉस्ट लेनी सर। पड़ सकती है? जो रेंट पे उसने दुकान ली है, क्या वो नहीं रिकवर करेगा? वो करना बनता है कि नहीं बनता? जो शॉप का बिजली पे कर रहा है, बिजली पानी लग रहा है, वहां पे कनेक्शन है, मीटर लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं करनी? क्या उसके लिए कॉस्ट सिर्फ यही है जो डायरेक्टली दिख पा रही है? बहुत तरह की कॉस्ट होती है। उसने लड़के रखे होंगे 4-5 दुकान में, उनको सैलरी देता है, वो कॉस्ट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी तो रिकवर करनी है। तो कॉस्ट ए सर्टेन सिर्फ ये नहीं कि डायरेक्टली आप देख पाते हो कॉस्ट कितनी आ रही है, बहुत कॉस्ट आपको ओवरऑल कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब तक आप वो सर्टेन नहीं कर देते हो, आप अपना सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट डिटरमिन नहीं कर सकते। क्लियर है सबको?
तो सेकेंड रीजन था डिटरमिन द सेलिंग प्राइस। अब चलो कॉस्ट डिटरमिन हो गई है, आपकी कॉस्ट आ रही है लेट्स से सब कुछ मिला के, सारी चीजें मिला के 10 लाख आ रही है, ठीक है। आप इसको पूरे चीज को बेचना चाहते हो 12 लाख, बट फिर भी कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा। या इमेजिन कर लो आपने एक पेन बनाया, ठीक है, आपने 10 रुपीज का बनाया, आपने इसका प्राइस रखा 12 रुपए, और 10 रुपीज में सारी कॉस्ट आ गई, सारी जितनी भी हम असर्टन कर सकते थे, बट फिर भी आपके कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो सकता है? कॉम्पिटिटर वो 11 रुपए में बेच रहा है, तो ऐसा क्या रीजन है कि वो 11 रुपए में बेच पा रहा है या वो 10 रुपए में बेच पा रहा है पेन? उसकी लार्ज कॉस्ट, स्केल ऑफ आपकी कॉस्ट क्या है, असर्टन तो कर ली, लेकिन कॉस्ट आप इफेक्टिवली आपने रिड्यूस नहीं करी। तो थर्ड क्या फैक्टर होगा आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, आप क्या चीज रिड्यूस कर पाओ, सिर्फ असर्टेन नहीं करनी है, असर्टेन करने के बाद इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप क्या करोगे, क्या रिड्यूस करोगे, कॉस्ट। लेकिन क्या क्वालिटी इफेक्ट कर सकते हो? आप दूध का पैकेट दूध लेकर आते हो, ठीक है, दूध वाला क्या करता है, उसमें क्या डाल देता है, पानी, पानी मिक्स कर देता है, इफेक्टिवली पर लीटर कॉस्ट कम होगी क्योंकि पानी सस्ता है, तो उसने कॉस्ट रिड्यूस कर दी। क्या वो कहता है देखो मैंने कॉस्ट रिड्यूस कर दी? वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन तभी पॉसिबल है, तभी हम काउंट करेंगे जब वो क्या इफेक्ट ना करे, विदाउट इफेक्टिंग क्वालिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। तो थर्ड आपका रीजन है टू रिड्यूस कॉस्ट। चलो कॉस्ट रिड्यूस कर दी, बट आपको पता है कि इकोनॉमी हमेशा ऊपर चढ़ती है, इन्फ्लेशन हमेशा होती है, कॉस्ट रिड्यूस तो करना भूल जाओ। कॉस्ट क्या हो जा रहा है, दिन पर दिन हर चीज की कॉस्ट बढ़ी जा रही है। जो आप आज सीमेंट का बैग लेकर आते हो, आज वो 5 साल पहले 280 रुपए का था पर बोरी, सीमेंट का रेट 280 रुपए पर बोरी था। आज पता क्या रेट चल रहा है, 450। अब बताओ जो बंदा सीमेंट बिल्डिंग खड़ी कर रहा है वो कॉस्ट रिड्यूस कर पाएगा कभी? तो रिडक्शन जब पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट कंट्रोल तो हो, अगर बढ़नी है कॉस्ट तो इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि मैं इन्फ्लेशन को मीट ना कर पाऊं। तो फोर्थ रीजन क्या है कॉस्ट बढ़ने का, कि रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं हो रही, कॉस्ट सबकी बढ़ रही है, पूरी इंडस्ट्री की बढ़ रही है, तो आप लोग क्या कर पाओ, कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओ, बढ़े, सबकी कॉस्ट बढ़े नो डाउट, बट आप कुछ ऐसे मेथड्स डिवाइस करो जिससे आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहे, आपकी कॉस्ट ना बढ़े। क्लियर है? एंड फिफ्थ रीजन, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जब आप पूरा सर्टन कर लेते हो कॉस्ट कितनी है, कितना सेलिंग प्राइस रखना है, कॉस्ट रिड्यूस हो पा रही है नहीं हो पा रही, कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आपको डिसीजन देना होता है कि क्या आपको वो प्रोडक्ट में डील करना है या नहीं करना। ठीक है, सपोज आपको क्या लगता है कि सपोज फाइनेंशियल अकाउंट्स आप लोग बनाते हो, बैलेंस शीट पी बनाई है सबने, वो पीरियड की बनती है, एक साल की बनती है ना, तो वो साल के एंड में बनती है। क्या पॉसिबल है कि कॉस्ट भी हम एंड में देखें, कि कॉस्ट शुरू में देखनी होती है? शुरू में देखनी होती है, तो शुरू से आप अपने प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो कॉस्ट में, कि यार मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोडक्ट कितना मेरा बिक रहा है मार्केट में, तो डिसीजन मेकिंग साथ साथ चलती है। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, उसमें क्या होता है, आपका पूरा साल खत्म हो जाता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो और आप उनको प्रेजेंट करते हो किसको, शेयर होल्डर्स को। लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट को हर टाइम कॉस्ट का कुछ ना कुछ करना पड़ रहा होता है, कि जिससे कॉस्ट हमारी या तो कंट्रोल रहे, रिड्यूस रहे, और हमें डिसीजन देना है। अब आपको पता है कि इंडिया में रतन टाटा जी पता है सबको, विजनरी थे जिन्होंने टाटा फाउंडर है टाटा के, उनका सपना था कि इंडिया में हर बंदे के पास कार, तो उन्होंने एक कार लॉन्च करी थी जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए से कम थी। पता कौन सी कार थी? टाटा नैनो। बट टाटा नैनो नहीं सर्वाइव कर, क्योंकि उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि वो कॉस्ट इफेक्टिव कार है, वो लाख रुपए से कम है। बट
क्या हो रहा था कि कॉस्ट मटेरियल की उसको बनाने की बढ़ी जा रही थी, तो वो 1 लाख रुपए के अंडर ला ही नहीं पाए। उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही 1,30,000 1,40,000 पहुंची थी। उस रेट में लोगों को सेकेंड हैंड कार्स पसंद आने लगी थी कि यार इतनी महंगी अगर नई कार लेनी है तो बेटर हम सेकेंड हैंड अच्छी कार ना ले लें। तो इस तरह से टाटा नैनो आज की डेट में बंद हो गई। तो बड़ी से बड़ी कंपनीज के भी प्रोजेक्ट्स कई बार फेल हो जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। अपनी तरफ से तो उनका विजन था कि मैं 1 लाख रुपए के अंडर कार दे पाऊँ, बट बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, उसकी इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो वो नहीं कर पाए। उसकी वजह से वो प्रोडक्ट उनको उनको क्या करना पड़ा, डिसलॉन्च करना पड़ा, मार्केट से हटाना पड़ा। तो अब आपको ब्रीफ में पता लगा कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको, कोई डाउट? एक बार ड्रॉ कर लो जितना हमने किया। क्या कॉस्ट? कैसे कॉस्ट रिडक्शन कह रहे हो आप? कॉस्ट कटिंग क्या होती है कॉस्ट कटिंग? जैसे कार डिजाइन उसमें कंपनी, हाँ आप ये कह रहे हो कि एक फीचर हटा दिया। वो डिपेंड करता है कि आप क्या उसको मार्केट कर पा रहे हो। अगर तो कस्टमर को ऐसी चीज मिल गई जो कंपेटिटर सेम चीज बेटर दे रहा है। अब क्या होता है ये आ, होता है कंपनी किसी तरह ना इसको मैनिपुलेट करती है। कैसे कि ना 3 फीचर्स हटा देंगे उसमें से, प्राइस कम कर ली और एक एडेड ऑन फीचर दे देगी जिसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। और मार्केट इस तरह करेगी कि जो एडेड फीचर नया फीचर डाला ना उसके बेसिस में कि देखो हम एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। आपको एज कस्टमर पता भी नहीं होता कि उस टेक्नोलॉजी में क्या फर्क पड़ा। तो कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं। अब जैसे कि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड ने कार लिया, जिमनी ली है, वो थार की कंपेटिटर है। तो मैं जिमनी में जब बैठा था ना, उन्होंने इतनी कॉस्ट कटिंग करी हुई थी ना। उन्होंने उस पे जो ओवीआरएम होता है, जो आपका रेयर व्यू मिरर होता है, उसने ओआरवीएम रखा ही नहीं हुआ था टॉप मॉडल में। तो क्यों किया हुआ था? वहां पे कॉस्ट बचाई हुई थी। अब कस्टमर की परसेप्शन पे है ये। अगर तो उसको लगा कि ठीक है बाकी फीचर्स मेरे को ठीक बैठ रहे हैं और कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दी, तो इट कुड वर्क, इट कुड नॉट वर्क, विल डिपेंड ऑन केस टू केस। कोई फिक्स रूल तो नहीं है कॉस्ट कटिंग का। वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है, कैसा परसीव किया मार्केट ने, तो वो उसके लिए कंपनी बहुत बड़े मैनेजर्स या टेक्नीशियंस को हायर करती है कि आप लोग लॉन्च करने से पहले बताओ कि इस चीज में हम कॉस्ट कटिंग करें या ना करें। एमजी हेक्टर कार थी, वो इंडियन रोड्स के लिए बनी ही नहीं थी। वो कहाँ की कार है? ब्रिटिश की कार है। उनके रोड्स बिल्कुल स्मूथ है। तो उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दी, तो एमजी हेक्टर शुरू शुरू में सेल ज्यादा नहीं हो पाई। लॉन्च में तो काफी कार्स बिकी, बट स्लोली स्टेडली उसकी सेल्स कम होगी। क्यों? क्योंकि टाटा की हैरियर है जैसे, या अपनी महिंद्रा की एक्सयूवी है, वो बेटर फैसिलिटी दे पा रही थी इंडियन रोड्स पे। तो कंपनी वहां पे कॉस्ट कटिंग करके बचता है। तो डिपेंड करता है कॉस्ट कटिंग करनी है तो कौन से फीचर पे करनी है। क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। वो फिर कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन नहीं हुई, कॉस्ट कटिंग हुई। वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं, कॉस्ट रिडक्शन तभी होता है कि आप बल्क में कुछ खरीद लो और अपने वेंडर को कहो कि मेरे को डिस्काउंट दे। बट क्वालिटी नहीं कम होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर एक मैगी का पैकेट लेते हो, 10 रुपए का देता हो, अगर आप 10 पैकेट लेकर आते हो और कहता है चल ठीक है तो 9 रुपए पर पैकेट का लगा दूंगा, 90 रुपए, दैट इज वॉट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। उसमें क्या आपने मैगी क्वालिटी इफेक्ट करी। लेकिन अगर आप बाबा रामदेव की मैगी उठा लाते हो, वो 8 रुपए की है, क्या आपने कॉस्ट रिडक्शन करी? तब नहीं करी, क्योंकि आपने क्वालिटी इफेक्ट कर दी अपनी जो आप लेकर आए सामान। बट अगर आप मैगी का रेट ही निगोशिएट कर पाए, जो नेस्ले की मैगी आती है, तो दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। फर्क समझ आया सबको? थोड़ी एनर्जी, थोड़ा स्माइल करो, मेरे को पता है गर्मी लग रही है। ऐसे मासूम चेहरे देखो, लॉन्ग जर्नी है आपकी। पहले से ये इंटरमीडिएट एग्जाम्स दोगे, फिर उसके बाद आपको आर्टिकलशिप में आपका प्रिंसिपल आपको तंग करेगा, 2 साल अच्छे से रगड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एसपीओएम क्लियर करने, सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल्स आर्टिकलशिप के टाइम पे। फिर सीए फाइनल आएगी, और सीए फाइनल कर भी ली, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या लगता है, ईवाई में सुना है ना क्या हुआ अभी? तो आपको लगता है सीए बनने के बाद बहुत लाइफ बढ़िया है, जरूरी नहीं है, काम फिर भी बर्डन रहेगा, बस ये है कि पैसा मिलेगा वो बर्डन लेने का। अभी क्या है, अभी बस पैसा नहीं मिलता।
पढ़ना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, गर्मी में पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा अंदर से लाओ कि हाँ खुशी से करना करना, ऐसे सैड होके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो सब। ऑनलाइन सबको क्लियर है जितना पढ़ा है? यस यस सर। सर। ठीक है, आप लोग सब एसी में बैठे हो मुझे लग रहा है, जो कि ऑनलाइन बैठे हैं। यहाँ पे बच्चों को लग रही है गर्मी। मैम उसको प्रतीक, प्रतीक के क्या नाम, पानी बोल दो फिर ठंडा। इसे और ने पीना पानी? नहीं, बस एक। डिटरमिन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। आपको पता है सेलिंग प्राइस ये बहुत पूरे कॉस्ट में काम आने वाला है, इजी है बट फिर भी देखना कितनी बार सिंपल चीज को मिस करोगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इजी है ना? अभी हम जब सीए की हमारी कॉस्ट की जर्नी स्टार्ट होगी, ये सिंपल फॉर्मूला भी कई बार मुश्किल लगेगा। डन, लिख लिया सबने? चलो, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं सबसे पहले। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो टेंजिबल चीज दिख रही है, या सर्विस। सर्विस हो गया इंटेंजिबल। जैसे आप सी अगर कंसल्टेंसी देते हो दैट इज सर्विस। लेकिन अगर आप कोई बेंच खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, मोबाइल फोन खरीदते हो, दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज टेंजिबल। तो कॉस्ट क्या हो गया? जितना भी आपने उस पर खर्च किया, एक्सपेंडिचर। कॉस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? खर्चा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको असर्टेन करना, उसको कैलकुलेट करना। तो कॉस्टिंग का मतलब है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जो आप इंकर कर चुके हो लेकिन आपको पता नहीं आपने कितना इंकर किया, दैट इज कॉल्ड असर्टेनमेंट। अगर मैं आपको कहूँ लास्ट एक मंथ में आपने एग्जैक्टली क्या क्या खर्चा किया, आप सब एक्यूरेटली बता पाओगे? मेरे को नहीं लगता बता पाओगे। कॉस्ट तो हुआ है लेकिन असर्टेनमेंट नहीं है। अगर लेकिन आप प्रॉपर हिसाब रखोगे, सब कुछ करोगे, तब आप क्या कर रहे हो? असर्टेन कर रहे हो। खर्चा किया आपने, कॉस्ट इंकर हुई है, आपने कितनी बार कुछ ना कुछ खरीदा है, कैब ली है, ठीक है, आपने पानी की बोतल ली है। जैसे अब 10 दिन बाद पूछूंगा आपको याद भी नहीं होगा आपने पानी की बोतल खरीदी है, तो आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो। असर्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। मतलब कॉस्टिंग की दुनिया में अकाउंटिंग कैसे होगी हम इसमें समझेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। एक चैप्टर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसमें हम ये करेंगे। इसको लिखो अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। इसको आप लिख सकते हो हिसाब किताब, या आपकी भाषा में कहूँ तो डेबिट क्रेडिट। कॉस्ट का डेबिट क्रेडिट करेंगे। एंड लास्ट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट।
अच्छा वो जल्दी वाला। इसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हो आफ्टर डूइंग कॉस्टिंग, मतलब आफ्टर असर्टेनमेंट या आफ्टर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आप क्या करोगे, प्लान करोगे, मॉनिटर करोगे और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी करोगे। इसमें आपको ओवरऑल जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले उसका नाम ही कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट को सर्टन करना, उसके बाद डिसीजन लेना कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पूरा प्लान करोगे, मॉनिटर करोगे, देखोगे, ठीक है, उसके बाद उसको कंट्रोल करोगे, कॉस्ट कैसे कंट्रोल रहे। ये सब कुछ आप पूरे इस टर्मिनोलॉजी में करोगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हम चैप्टर्स करेंगे। तो हम ये चैप्टर्स इसी में आएंगे, इस सब्जेक्ट में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स? क्या लगता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ, प्लस वन से कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, सबने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई है, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। तो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है, क्या वो हर रोज बन रहा होता है? बैलेंस शीट हर रोज बना रहे होते हो? ईयर एंड में बनाते हो तो पीरियड वाइज होता है कि इस साल का कितना प्रॉफिट है, राइट? लेकिन कॉस्ट ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं साल खत्म होने के बाद फिर बताऊं कि मेरी कितनी कॉस्ट बनती थी? बताने। तो आप लोगों को डिफरेंस देखना है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आपका बनता है पीरियड वाइज या ईयर वाइज। और इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। इसमें आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपके कॉस्ट आइटम्स भी आती है और नॉन कॉस्ट आइटम्स भी आती है। जैसे कि कोई नॉन कॉस्ट आइटम बता सकता है? प्रोविजन। पता प्रोविजन क्या होता है? जो मेरा खर्चा शायद हो, एस्टिमेटेड, तो अभी नहीं पता होगा नहीं होगा, बट पता है कि फ्यूचर में हो जाएगा, तो आप उसकी प्रोविजनिंग करते हो कि आप उस खर्चे को बुक कर लेते हो फाइनेंशियल अकाउंट से। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में कोई प्रोविजनिंग नहीं होती। जब खर्चा होगा तभी हम रिकॉर्ड करें। प्रोविजन पता है सबको? पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? आपका 15 मार्च तक का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, नेक्स्ट बिल आपका 15 मार्च से लेके एज्यूम करो 15 अप्रैल तक, ठीक है? अब लेकिन आपको पता कब लगेगा कि खर्चा एग्जैक्ट कितना है? जब बिल आ जाएगा 15 अप्रैल को, राइट? बट मुझे बताओ, जो 15 मार्च से लेके 31 मार्च है, क्या उसका खर्चा आप इस वाले ईयर में डालोगे कि नहीं डालोगे? मर्केटाइल बेसिस पे करते हो ना, एक्चुअल बेसिस पे करते हो। बट आपको तो पता ही नहीं है कितना आएगा खर्चा। क्या आपको पता है? 31 मार्च को तो बिजली का बिल आने नहीं वाला, वो तो 15 अप्रैल को ही आएगा। तो आप क्या बनाते हो? प्रोविजन। तो प्रोविजन किस बेसिस पे बनाते हो? एस्टिमेट बेसिस पे खर्चा बुक कर लेते हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। जब खर्चा होगा, जितना होगा उस हिसाब से बुक करेंगे।
क्लियर हुआ सबको? सर पहले आइटम बनती है और उसके बाद कॉस्टिंग निकलती है। क्या कह रहे हो? पहले आइटम बनती है उसके बाद कॉस्टिंग निकलती है। पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं कि क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, उसके बाद हम प्राइस डिसाइड करते हैं। प्रोविजन नहीं है, देखो अब मेरे को पता है कि मैं, प्रोविजन डिफरेंट होता है। प्रोविजन होता है कि खर्चा आना है, कितना आना है मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट शीट होती है वो एक, अगर मैं खरीदने जाऊं आपको, एक देखो कॉस्ट शीट जो बनती है और एग्जैक्ट कॉस्ट निकलती है उसमें फर्क आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ले तो कॉस्ट आइटम से रहे हो ना, कोई ऐसे नॉन कॉस्ट आइटम तो नहीं बुक कर रहे हो। जैसे कि क्या मैं ऐसा कोई बुक करूंगा खर्चा कि जो हो सकता हो, मैं वही बुक करूंगा जो पक्का पक्का हो सकता है कि बिजली का बिल आए ना, बिजली बहुत कम यूज की हो, प्रोविजन आपने ज्यादा बना दी हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसा कर रहे हो, कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बुक कर रहे हो कि कल को मैंने गारंटीज दी हुई है, कोई क्लेम मांग ले मुझसे, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज में तो हम डालते हैं, चाहे वो फुटनोट में डालते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में डालते हैं कि नहीं डालते। कॉस्ट में ऐसा नहीं करते कुछ, कॉस्ट में जो आएगी कॉस्ट वही करते हैं। हाँ, बनाते हैं हम एस्टिमेट बेसिस पे कि कितनी कॉस्ट आएगी लगभग, बट हम इतना डेफिनेट है कि वो आएगी, कॉस्ट वेरिएशन हो सकती है। अकाउंट्स में हम कॉस्ट तो बुक करते ही हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर तक देता हूँ। प्रीपेड भी हम बुक करते हैं कि हमने पहले खर्चा करके रख लिया, ये सारी नॉन कॉस्ट आइटम्स भी आती है इसमें। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स हमेशा चलेगी मर्केंटाइल बेसिस पे, कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कॉस्ट जो एग्जैक्टली आएगी, जो आनी होगी या आएगी, उसी को हम डालेंगे। ये हम चैप्टर में करेंगे अभी आगे तक। वो कॉस्ट उस टाइम के हिसाब से करेंगे तो कॉस्ट शीट बना रहे हैं, वो आइटम बनेगी उसके बाद वेरिएशन होती है, वेरिएशन हम करते हैं उसको, उस पर हम कोई भी वेरिएशन हो उस पर वर्क करते हैं, वो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करेंगे। आपका एक प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है, जो कॉस्ट शीट बनती भी है ना, वो हिस्टोरिकल डाटा पे बनती है कि आपके पीछे अगर आपने मटेरियल लेना है तो कितने कॉस्ट करता है यूजुअली, आप वेंडर से क्या वो रेट नेगोशिएट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो वेरिएशन रहती है। बट सिंपल ये है कि क्या मटेरियल कॉस्ट आइटम है कि नहीं है, मटेरियल की कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है, बट क्या कॉस्ट आइटम है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में नॉन कॉस्ट आइटम भी होते हैं, जैसे रिजर्व, आप रिजर्व ट्रांसफर कर लेते हो कि मैंने अलग से रिजर्व शेयर होल्डर्स के लिए रखना है, ये कैपिटल रिजर्व रखना है, क्या वो कॉस्ट आइटम है? बताओ, वो कॉस्ट आइटम नहीं है। क्या कॉस्टिंग में उसको हम डालेंगे कि रिजर्व हम अलग से, इसका अलग से कॉस्ट साइड रख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस हिसाब से ये फर्क है। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको? हम और आगे करेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉस्ट आइटम। इसमें सिर्फ क्या आएंगी आपकी कॉस्ट आइटम्स। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स है इसका स्कोप बहुत वाइड होता है और इसका काफी नैरो होता है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होती है, आप किसको प्रेजेंट करते हो? फाइनेंशियल, जो आपकी स्टेटमेंट्स होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, आप स्टेक होल्डर्स को देते हो। शेयर होल्डर्स हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आम जनता। आपके अकाउंट्स पब्लिक होते हैं अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, तो इसका स्कोप फाइनेंशियल अकाउंट्स का बहुत वाइड होता है, इसमें सबका इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट अपने लिए कर रही है, वो कॉस्टिंग जो निकाल रही है अपने लिए निकाल रही है कि हमने क्या प्राइस रखना है ताकि हम उसको प्रॉफिट पे बेच पाए। आपको, अगर आपके पास शेयर है, सपोज एप्पल कंपनी के शेयर है, आप ये चाहोगे कि एंड में फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो आप खुश हो। बट अगर हम कॉस्ट अकाउंट्स की बात करें तो आपको एक एक प्रोडक्ट की देखने की कॉस्ट ठीक निकली है नहीं निकली है, किसी में हम लॉस तो नहीं बना रहे हैं। हो सकता है कि एप्पल ने सपोज एक प्रोडक्ट निकाला, आईफोन, वो ठीक चल रहा है, लेकिन एप्पल वॉच है उसमें लॉस हो रहा है, आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में पता भी नहीं लगेगा, आपको तो ओवरऑल देख रहे हो उसमें। बट कॉस्ट अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग सबका कॉस्ट निकाल रही है, तो वो सिर्फ नैरो है मैनेजमेंट के लिए। क्लियर हुआ? तो दिस इज फॉर, देखो यूजर्स के कौन है, स्टेक होल्डर्स।
स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गया आपके? शेयर होल्डर्स आ गए, बैंक आ गया, गवर्नमेंट आ गई, एम्प्लॉयज आ गए, पब्लिक आ गई, एक्सेट्रा, क्रेडिटर्स आ गए। जनरल पब्लिक, क्रेडिटर्स, एक्सेट्रा। और जो आपके कॉस्ट में आ गए वो आपका कौन है? यूजर, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट फर्क क्या है? जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसका जो फॉर्मेट है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। अभी आपको अकाउंट्स में पढ़ोगे शेड्यूल 3 होता है, उसके बेसिस पे ही बनता है, प्रॉपर फॉर्मेट है, नॉन करंट आइटम्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज अलग, कैसे शेयर कैपिटल दिखाना है, सबका सेम फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट बनाने का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंट्स है, मैनेजमेंट क्योंकि अपने लिए ही बना रही है तो अपने हिसाब से बना सकती है, तो इसका प्रिस्क्राइब्ड है फाइनेंशियल अकाउंट्स का फॉर्मेट, लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स का फॉर्मेट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। फाइनेंशियल अकाउंट्स पे जैसे अगर कंपनी है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से ही बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन जब कॉस्ट अकाउंट्स बना रही है कंपनी, जैसे मोबाइल फोन की कॉस्ट निकाल रही है, तो जैसे मर्जी बनाए, हिसाब किताब अपना उन्होंने खुद बनाना है, उनका खुद का इंटरनल कि कौन सी कॉस्ट कैसे बनानी है, वो उनका खुद का फॉर्मेट होता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। तो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस यस सर। ओके, एक और आपको चीज बतानी है। कॉस्ट अकाउंट जो आपका होता है ना वो इकोनॉमिक लॉ पे चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक लॉ? या इकोनॉमिक बेसिस पे चलता है, लॉ ना लिखो, बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस। इसमें आपका एक्चुअल भी आ गया और नोशनल भी आ गया। सपोज अब इमेजिन करो आपके दादाजी थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरा पोता या पोती बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा होनहार है, इसके नाम मैं एक शॉप दे के जा रहा हूं। तो आपको एक शॉप आपको गिफ्ट में मिली, विरासत में मिली। अब उस शॉप पे आप कहते हो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अब बिजनेस करते हो आप कहते हो कि मैंने स्टेशनरी का काम करना है। आपने उस शॉप से प्रॉफिट कमाया, लेट्स से ₹20,000। तो आपने प्रॉफिट कमाया है, तो क्या आपने ठीक डिसीजन लिया? मतलब क्या प्रॉफिट कमाना इज सफिशिएंट? अगर उसका रेंट लेट से ₹1 लाख मिलता आपको, अगर आप किराए पे चढ़ाते हैं, तो मुझे बताओ क्या प्रॉफिट 20,000 जस्टिफाइड है? यस और नो? क्यों? क्योंकि आप अगर उसको किराए पे चढ़ाते हैं, रेंट पे चढ़ाते हैं, तो 1 लाख रुपए आपने वैसे ही कमा लेना। जो हमारा कॉस्ट है उसमें अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है तो वो भी आपने काउंट फॉर करनी है। आपको पता है कि हाँ कि ये कॉस्ट भी अगर आप बाहर की प्रेमाइसेस रेंट पे लेते तो आपने इंकर करनी थी। 1 लाख रुपीज आप किराया भरते, बट क्योंकि खुद की शॉप थी तो आपको किराया भरना नहीं पड़ रहा, राइट? तो जो हमारा कॉस्ट अकाउंट है वो इकोनॉमिक बेसिस पे चलता है, मतलब कि एक्चुअल भी आएगा और नोशनल भी आएगा। तो अगर आपको अपनी शॉप पे ही काम करना है तो कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया होगा तब आपके लिए दोनों इक्वल है, रेंट पे चढ़ाओ या खुद करो। तो 1 लाख से ऊपर होगा तब आप कहोगे तेरा डिसीजन ठीक रहा कि अपनी शॉप को तू खुद रन कर। तो जो कॉस्ट है दैट वर्क्स ऑन इकोनॉमिक बेसिस, एक्चुअल प्लस नोशनल। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है
उसमें जो ये वाला रेंट है जो आपको मिल सकता था, आप अगर रेंट पे करते हो तो वो तो खर्चा आता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर आपकी खुद की जगह जगह है तो क्या आप रेंट की एंट्री डालोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं। तो जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स है दैट वर्क्स ऑन एक्चुअल बेसिस। इसका एग्जांपल लिखो। इसका मैं नीचे लिखवा देखो, मैं लिख you are using your own premises, you are say, using your own premises या shop for running business. Then in financial accounts you will consider or will not consider rent expense। अगर आपकी खुद की जगह है, एक्चुअल में तो रेंट पे नहीं कर रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या रेंट को काउंट करोगे? नहीं करोगे। तो यू वोंट कंसिडर rent expense, but in cost accounts the rent not earned is an opportunity cost। आपने opportunity lose करी, इसकी जगह आपने opportunity खुद के बिजनेस रन करने में यूज करी, तो जो opportunity lost है उसको भी अकाउंट फॉर करना है नोशनल बेसिस पे। the rent not earned is an opportunity cost for running the business। जो बिजनेस रन कर रहे हो उसके opportunity cost क्या है? रेंट है। this notional cost is considered in cost account। क्लियर हुआ सबको? फिर आओ नोट कर लिया सबने? तो एक ब्रीफ में आपको पता लग गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंस में आप कैसे काम करते हो, कॉस्ट में कैसे काम करते हो। क्लियर हुआ? तो अब हम थोड़ा सा कॉस्ट में क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ, आपके जैसे हमने डिस्कस किया था सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? छह के छह आपने नेम कर दिए। तो आपने जब उनको नेम किया कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है, कॉस्ट है, ऑडिट है, एफएम है, तो सबसे पहले आपने उसको क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर नेम। अगर मैं पूछूं कौन सा कितने मार्क्स का है, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप बेस्ड ऑन मार्क्स। फिर जब आप पढ़ लोगे सारे सब्जेक्ट्स तो आप कहोगे कि मेरे को ये डिफिकल्ट लगता है, ये इजी लगता है, तो आप क्लासिफिकेशन करोगे बेस्ड ऑन डिफिकल्ट। उसी तरह जो कॉस्ट होती है उसको भी क्लासिफिकेशन करी जाती है। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। अब व्हाट इज नेचर या एलिमेंट? नेचर होता है कि उसकी क्या नेचर है। जैसे कि सपोज एक इमेजिन करो फैक्ट्री है, दिख रही है फैक्ट्री आपको, आपको अगर फैक्ट्री में देखने क्या खर्चा है फैक्ट्री में, ये इमेजिन करो कि कोई चीज हम बना रहे हैं, जैसे कि सपोज फोन बना रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा सबसे पहले उसको बनाने के लिए? मटेरियल चाहिए ना आपको। तो आपका ये क्या है?
दिस इज योर मटेरियल। तो मटेरियल क्या खुद से वो कन्वर्ट होके बन जाएगा फिनिश गुड मोबाइल? उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? लेबर चाहिए होगी। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है आपका? लेबर। और क्या आपके पास मटेरियल भी ले आए, लेबर भी है, बंदे भी है, बट क्या वो सफिशिएंट है? यदि आपको और चीजें भी चाहिए, जगह चाहिए रेंट पे, बिजली पानी चाहिए, और बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपको और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मटेरियल लेबर। उनको हम क्या नेम करते हैं? जैसे कि रेंट हो गया, अदर एक्सपेंसेस, या इसको सिर्फ हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। ठीक है। तो आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में तीन मेजर एलिमेंट्स है, दैट इज मटेरियल फर्स्ट, सेकंड लेबर, एंड थर्ड एक्सपेंसेस। नोट कर लो इसको। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। क्लियर हो? अब हर कॉस्ट को मैं समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मटेरियल, अब पेन बना रहे हो, इसमें क्या मटेरियल लगा होगा? प्लास्टिक, इंक, निब। आप जिन बेंचेस पे बैठे हो, इसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है? अगर वुडन बेंचेस पे बैठे हो तो वुड, ठीक है, ग्लू, स्टील, मेटल, स्क्रूज, ये सारे क्या है? मटेरियल। ठीक है। इसको बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, कारीगर चाहिए होंगे, वो क्या होते हैं? लेबर। फिर थर्ड, जहाँ पे ये बने होंगे वहां पे अगेन किस किस चीज का खर्चा होगा? बिजली का, मशीन का, रेंट का। तो ये सारे क्या है? एक्सपेंसिव। अब एग्जांपल लेते हैं, मैं सपोज ये जो फैक्ट्री है, यहाँ पे दो तरह के बेंचेस बन रहे हैं। एक बन रहे हैं वुडन बेंचेस, और सेकंड बन रहे हैं मेटल बेंचेस। इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जहाँ पे हमें फिनिश गुड में दो चीजें बनानी है, एक वुडन बेंचेस, एक मेटल बेंचेस। अब जो वुड है, दैट इज व्हाट? मटेरियल। मटेरियल फॉर कौन से वाले बेंच के लिए मटेरियल है? वो वुडन बेंच के लिए। और जो मेटल है, वो किसके लिए मटेरियल है? मेटल बेंचेस के लिए, जो हम स्टील वगैरह लेकर आएंगे, लोहा लेकर आएंगे, दैट इज मटेरियल फॉर मेटल बेंच। जो पेचकस है और ग्लू है, वो किसके लिए मटेरियल है? दोनों के लिए, क्योंकि ग्लू दोनों में लग रही है, स्क्रूज दोनों में लग रहे हैं, तो मटेरियल वो भी। तो जो वुडन बेंचेस पे वुड लग रही है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। वो डायरेक्टली किस में लग रहा है? वुड बेंचेस में। तो दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस फॉर वुडन बेंचेस। जो मेटल लग रहा है, दैट इज जो भी मेटल का खर्चा आएगा फैक्ट्री में, वो खर्चा कौन से बेंचेस के लिए है? मेटल के बेंचेस के लिए। लेकिन जो स्क्रूज है, आपको पता है कि जो स्क्रूज लगते हैं कोई फिक्स लगते हैं कि हाँ इसमें इतने लगाने हैं, कई बार किसी में कम लग जाते हैं, किसी में ज्यादा लग जाते हैं। जो लेबर स्क्रूज ठोक रहे होते हैं, क्या वो काउंट करके ठोकते हैं कि जहां उनको उसको बांधना है वो ठोकी जाते हैं? ऐसे होता है। और जो ग्लू है, क्या वो फिक्स रखा हुआ है कि इतना ग्लू लगाना है हमें, फेविकॉल इतनी लगानी है? तो जो बाकी खर्चे हैं मटेरियल में, ग्लू, फेविकॉल या फिर स्क्रूज, वो क्या है? इनडायरेक्ट है। आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाओगे कि किसमें कितना कितना लगा। तो मटेरियल में दो तरह के मटेरियल कॉस्ट होती है। एक क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरी इनडायरेक्ट।
जो डायरेक्ट होती है वो ट्रेसेबल होती है टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. दिस इज ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और जो इनडायरेक्ट होती है, हाँ मटेरियल की कॉस्ट ये भी है, लेकिन ये एग्जैक्टली ट्रेसेबल नहीं है. एग्जैक्टली नॉट ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. किसमें कितना लगा नहीं पता लग पाता एग्जैक्टली. अगेन नाउ लेबर. कई बार आपने देखा होगा कि स्पेशलाइज्ड लेबर है कि ये वाले लेबर सिर्फ ये चीज बना रहे हैं. जो तो ऐसी लेबर है कि जो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या होगी? डायरेक्ट. ठीक है. सपोज फैक्ट्री इमेजिन करो. फैक्ट्री आईफोन की एप्पल की है. एप्पल में आपका आईफोन भी बन रहा है और एप्पल वॉच भी बन रही है. अब इसको बनाने के लिए अलग लेबर है, अलग मैन पावर है. एप्पल वॉच को बनाने के लिए अलग लेबर है, अलग मैन पावर. तो जो बाइफरकेट हो रखी है लेबर की, हाँ ये वाली आईफोन के लिए यूज होगी, ये वाली एप्पल वॉच के लिए यूज होगी, वो लेबर क्या है? डायरेक्ट है. दिस लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट फॉर दिस आईफोन एंड दिस लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट फॉर दिस एप्पल वॉच. अब इन दोनों लेबर को कंट्रोल करने के लिए एक फोरमैन या मैनेजर अपॉइंट किया हुआ, कॉमन है वो कभी जहां पे आईफोन बन रहा है वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, मैनेज कर रहा है लेबर को कि काम कर रहे हैं, आपस में झगड़ नहीं रहे, प्रॉपर वो पूरा अपना टाइम यूटिलाइज एफिशिएंटली दे रहे हैं. और इधर भी जाता है वो जहाँ पे एप्पल वॉच बन रही है. तो मुझे बताओ क्या इसकी जो लेबर कॉस्ट है, सैलरी है, क्या ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि किसमें कितनी लगी है? कोई फिक्स टाइम थोड़ा, कभी वो उधर जा रहा है आईफोन वाले डिपार्टमेंट में, कभी एप्पल वॉच वाले डिपार्टमेंट में जा रहा है. तो ये क्या होगी? इनडायरेक्ट. इसकी कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट. क्लियर हुआ आपको? सर्विस के केस में जैसे एग्जांपल ले लो, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ? कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ. जो मैम मेरे को पैसे दे रही है, एनी मैम मेरे को दे रही है फीस, तो वो जो मेरी कॉस्ट है वो किस में डालेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए? कॉस्ट में डालेंगे. विनीत सर है जैसे जो कॉस्ट पढ़ाएंगे आपको, उनको जो भी लेबर की कॉस्ट दी जा रही है, उनके टीचिंग कॉस्ट, उनकी प्रोफेशनल फीस है, वो कौन से सब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली ट्रेसेबल है? अकाउंट्स के लिए. लेकिन जैसे गीतांजलि मैम है या कोनिका मैम है या जो ऑफिस बॉय है, इसका क्या एग्जैक्टली टास्क है कि कॉस्ट को कितना टाइम दिया इसने, अकाउंट्स वाले सर को कितना टाइम दिया, क्लास इसमें आके मेरे को पानी, अगर मैंने 2 क्लास पिए तो मतलब मेरे को ज्यादा कॉस्ट देंगे. ट्रेस हो पा रही है कि ऑफिस बॉय ने किसको कितना कितना टाइम दिया. तो वो क्या है? इनडायरेक्ट. दैट इज इनडायरेक्टली. क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल हो पा रही है उसकी कॉस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को? बताओ. तो दैट इज इनडायरेक्ट. फर्क समझ लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. तो लेबर में भी आपकी दो आ जाएगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड लास्ट में क्या है? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस अगर तो जैसे कि जिस फ्लोर पे आईफोन बन रहा हो, ठीक है, अगर उसके लिए मैंने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर किया, जैसे कि सपोज आपको पता है सैमसंग और आईफोन सबसे बिगेस्ट कंपेटिटर्स है आपस में. सोनी भी मोबाइल फोन्स बनाता है. ज्यादातर जो कैमराज यूज होते हैं, सिर्फ सोनी के कैमरा सिर्फ सोनी के फोन में यूज नहीं होते हैं. आईफोन ने सोनी का कैमरा खरीदा होता है. मेरा जो वन प्लस है इसमें कैमरा पता है किसका है? सोनी का है. या जो स्क्रीन है, स्क्रीन में बेस्ट कौन है? सैमसंग. सैमसंग अपना स्क्रीन अपने कंपेटिटर को बेचता है कि आईफोन तू मेरा स्क्रीन यूज कर ले, मेरे को रॉयल्टी पे कर दे जितने भी तू फोन बेचेगा. टेक्नोलॉजी किसकी बेस्ट है? एप्पल की. अगर वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर देता है सैमसंग के साथ, तो दैट फॉर दैट सैमसंग क्या देगा? उसको रॉयल्टी देगा. रॉयल्टी समझते हो? जितने भी प्रोडक्ट्स ने बेचे, तूने मेरी टेक्नोलॉजी यूज किया, उसके लिए मेरे को रॉयल्टी दे पर फोन जितना भी तू बेचेगा.
तो ये अगर सैमसंग से स्क्रीन्स की टेक्नोलॉजी अगर आईफोन ने ली, एप्पल ने ली आईफोन के लिए, तो ये जो रॉयल्टी पे की जा रही है सैमसंग को, इज इट अ मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी ली है, लेबर है, ये क्या है? ये कॉस्ट, एक्सपेंसेस है, ओवरहेड डिफरेंट है। अभी ओवरहेड मैंने डाला नहीं है। दिस इज एन एक्सपेंस। क्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? क्या ये एप्पल वॉच में यूज कर रहा है स्क्रीन, इसमें यूज कर रहा है, डायरेक्ट। आईफोन में यूज कर रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ट्रेस हो पा रहा है? तो क्या ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, पता लग पा रहा है, जितने भी मैं आईफोन बनाऊंगा उस हिसाब से सैमसंग को दूंगा पैसा। तो दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब पूरी फैक्ट्री में आईफोन भी बन रहा है, एप्पल वॉच भी बन रही है, पूरी फैक्ट्री का बिल आता है बिजली का इकट्ठे के अलग अलग आता है सबका? अगर तो मीटर अलग लग गया तो लग भी आ सकता है, बट ये इमेजिन करो कि पूरी फैक्ट्री का एक ही बिजली का बिल है। तो क्या हम बता पाएंगे कितना एप्पल की आईफोन बनाने में कितनी बिजली लगी है या एप्पल वॉच बनाने में कितनी बिजली लगी है? क्या आप बता पाओगे एग्जैक्टली? नहीं बता पाओगे, तो वो कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेंस है। क्या वो मटेरियल है बिजली का खर्चा? क्या वो लेबर है? क्या है वो? एक्सपेंस है अदर देन मटेरियल लेबर। लेकिन क्या वो डायरेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एग्जैक्टली क्या ट्रेस हो पा रहा है? तो क्या नेचर? इनडायरेक्ट। तो एक्सपेंसेस भी अगेन कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट वाली है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये आप करोगे चैप्टर 2 में। ये हम करेंगे चैप्टर 2 में। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कहाँ करोगे आप? चैप्टर 3 में। और जो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, एक्सपेंसेस हो, उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है, क्या? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, इन सबको क्या कहते हैं हम? ओवरहेड्स। आपने सुना होगा, जिसने कॉस्ट पढ़ी हुई, आपने पढ़ी हुई है कॉस्ट पहले बीकॉम में, बट कभी पता था कि ओवरहेड्स क्या है ऐसे एग्जैक्टली तो ये और ये, इन तीनों को टर्मिनोलॉजी दी गई है ओवरहेड्स। दिस मींस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज ओवरहेड। और ये हम करने वाले हैं चैप्टर 4 में। इसकी कॉस्ट निकालो। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। तो बताओ बेस्ड ऑन नेचर एलिमेंट आप कॉस्ट को किन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? कॉस्ट की नेचर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस। और सारे आपके मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो भी सारे इनडायरेक्ट है उनको आप क्या कह सकते हो? ओवरहेड्स। दिस वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। क्लियर हुआ सबको? स्क्रीन कैसे एक्सपेंसिव आ रही है? स्क्रीन, मेरी बात सुनो, स्क्रीन की टेक्नोलॉजी दी गई है, टेक्नोलॉजी की ऐसे स्क्रीन बनाओ कि हाँ आपको मैं, देखो स्क्रीन की कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है। आपको क्या लगता है ये स्क्रीन की कॉस्ट होगी? इसकी टेक्नोलॉजी है। अगर सैमसंग से मैं स्क्रीन लेने जाऊं, आप मेरे को बताओ, जो आईफोन अगर आपके पास है या एंड्रॉयड फोन है, उसकी एंड्रॉयड जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दी है, वो क्या कोई कॉस्ट होगी? वो तो उन्होंने R&D करके बना लिया एक बार, और वो ही वो आपको पूरी लाइफ बेचते रहेंगे, उसको थोड़ा सा एनहांस करके। वो आप टेक्नोलॉजी को मटेरियल कहोगे या एक्सपेंस कहोगे? जो सैमसंग ने स्क्रीन बनाई है, वो हाँ, स्क्रीन एप्पल को देगा या फिर वो टेक्नोलॉजी देगा? और एप्पल टेक्नोलॉजी दे रहा है, टेक्नोलॉजी स्क्रीन बनाने की कैसे कि हाँ कि या तो स्क्रीन देगा, बट वो चार्ज क्या करेगा? रॉयल्टी, जितनी भी तुम ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे बनाने में, ठीक है, उसके लिए मेरे को रॉयल्टी दे। बनाएगा। हाँ बनाएगा। तो ये जो रॉयल्टी का एक्सपेंस है दैट इज नॉट मटेरियल। उसका मटेरियल जो है लग रहा है आईफोन में, वो मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी शेयर की हो आपने, चलो
मोबाइल का बोल दो एग्जाम्पल, आपने कार्स देखी होगी, सुजुकी और टोयोटा आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। देखा आपने बलिनो के साथ टोयोटा की कौन सी कार है, ग्लैंजा। इनकी एक कार है मारुति की, सुजुकी की ग्रैंड विटारा, और टोयोटा की हाईराइडर। टोयोटा की इनोवा है, सुजुकी ने पता कौन सी कार निकाली है, सेम ही इन्विक्टो। अभी फॉर्च्यूनर की भी आ रही है, सुजुकी की फॉर्च्यूनर की कार है। आपस में क्या किया उन्होंने, टेक्नोलॉजी शेयर किया। तो जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि क्या होगा कि माइलेज किसकी अच्छी है, सुजुकी की कार की माइलेज अच्छी है, तो कि कैसे माइलेज कार्स की ज्यादा निकालनी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी या नो हाउ शेयर करेंगे टोयोटा से। उसके लिए टोयोटा क्या देगा, रॉयल्टी। और टोयोटा अपना ब्रांड दे रहा है, इंजन इंजन बेस्ट किसका है, टोयोटा का, वो सुजुकी रॉयल्टी देगा, एक दूसरे को रॉयल्टी दे रहे हैं। तो अगर तो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो तो किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अगर कोई एक्सपेंस जैसे कि, जैसे मैंने कहा कि पूरी फैक्ट्री का बिजली का खर्चा है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट में ट्रेस हो नहीं हो पा रहा, तो क्या हुआ, इंडर। क्लियर हुआ, पक्का। ओके, तो दिस वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, कि वो खर्चा कहां पे इनकर हो रहा है। ये क्या है, जो पहली इमेज है, दिस इज फैक्ट्री। सेकंड, ऑफिस। थर्ड, शोरूम। तीनों में फर्क आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गई है ना। तो पहला क्या है, फैक्ट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है। जो ऑफिस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिन वर्क हो रहा है, सीए यहाँ बैठा है, टेक्नीशियंस यहाँ बैठे हैं, मैनेजर्स यहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं इस ऑफिस में। और जब प्रोडक्ट बन जाता है, वो कहाँ जाता है, शोरूम में जाता है। तो कॉस्ट कौन कौन सी जगह इंकर हो रहा है, वो देखना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ लग रहा हो, डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में लग रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट कौन कौन सी हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल। लेबर कहाँ पे, डायरेक्ट वाली फैक्ट्री में ही है। और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी कहाँ लग रहे हैं, फैक्ट्री में ही लग रहे हैं। जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि सपोज कार बन रही है, उसकी टेक्नोलॉजी अगर ली हुई है, तो फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज हो गया, ऑफिस में जाके यूज नहीं हो रही। ऑफिस में तो डिसाइड किया कि हम आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। तो ये तीनों कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलके कॉस्ट बनाता है प्राइम कॉस्ट। आप ऐसा करो, इसकी जगह पिक तो आप नहीं बना पाओगे, तो फैक्ट्री लिख लो और काफी जगह स्पेस छोड़ दो, फिर ऑफिस, स्पेस छोड़ दो, एंड देन शो। स्टार्ट कर रहे हैं हम फैक्ट्री से। तो सारी डायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में इंकर हो जाती है। और तीनों तरह की डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल की और लेबर की और एक्सपेंसेस की, तीनों को टोटल करके क्या टर्मिनोलॉजी आती है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसमें आप ऐड करोगे अब इनडायरेक्ट खर्चे, ओवरहेड्स। तो कौन से वाले ओवरहेड्स करोगे सबसे पहले ऐड, जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री में जो बिजली पानी लगा, वो सारी कॉस्ट यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा आपके पास, फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर हुआ। तो यहां तक सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री में लगी होती है, वो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है। उसके बाद ऑफिस में लगती है आपकी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ गई, जैसे कि आप सीए बन जाते हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो, या मैनेजर हो जो कि ऑफिस स्पेस में बैठता है, अकाउंटेंट हो गया कोई, डायरेक्टर्स हो गए सारे, ये कहाँ बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं। तो इन सब की कॉस्ट, इनको क्या पे कर रहे हो आप,
सैलरी, तो ये सारी कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है, प्रोडक्ट से ये भी रिकवर करनी है, तो ये भी ऐड होती है। तो फैक्ट्री प्लस ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जब ऐड करते हैं, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो हमें कॉस्ट निकल के आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड उसके बाद आपको जब प्रोडक्ट खरीदना होता है, आप कहाँ जाके खरीदते हो? शोरूम में। शोरूम में आपके सेल्स मैनेजर होगा, मार्केटिंग का मैनेजर होगा, एडवर्टाइजमेंट का मैनेजर होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट का सामान देख रहा है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट, उनकी सैलरी होती है। तो सारे जो ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स, वो सारे यहाँ पे ऐड होते हैं। इसको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिवाइसेस बिक रहे हैं, आईफोन भी बिक रहा है, वॉच भी बिक रही है, आईपैड भी बिक रहा है। इसको ऐड करके आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओजीएस कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें आप इन सब कॉस्ट को ऐड करके क्या ऐड करोगे, जिसको आपने बेचना है, प्रॉफिट या मार्कअप, फिर आपके पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो आपने कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन फंक्शन कि कहाँ कहाँ पे कॉस्ट इनकर हुई है। फैक्ट्री वाली कॉस्ट ये है, ऑफिस वाली कॉस्ट ये है, और फिर शोरूम वाली कॉस्ट ये है। एंड तब जाके आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो और अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर लेते हो। क्लियर है सबको? इसको हम बेसिक कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, और वो आपका होगा चैप्टर नंबर 5, 5 या 6 है। तो ये ड्रॉ किया, दिस इज योर बेसिक कॉस्टिंग। ये आपका चैप्टर नंबर 6। ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट, फंक्शन। क्लियर हुआ सबको? थर्ड क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। इसमें मेजरली दो होते हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? ये वो कॉस्ट है, चाहे आप प्रोडक्ट बनाओ ना बनाओ, बहुत ज्यादा बनाओ, बिल्कुल भी ना बनाओ, एक बनाओ, 1000 बनाओ, करोड़ बनाओ, सेम ही आएगी। जैसे कि सपोज रेंट, अगर आपने दुकान खोली है, पूरे 30 दिन दुकान बंद है, आप नहीं चला पाए, कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, तो लैंडलॉर्ड आता है कि रेंट दे दो, आप उसको ये कहोगे कि भाई मेरा तो कोई सेल नहीं है, तो मेरे से रेंट मत ले। लैंडलॉर्ड मान जाएगा, कहेगा भाई मेरे को क्या लेना, तूने शॉप चलाई, एक दिन चलाई, तो 30 के 30 दिन चलाता, तब क्या तू मेरे को ज्यादा रेंट दे देता? तो तेरी सेल अगर ज्यादा हो जाती तो मेरे को तू ज्यादा रेंट दे देता नहीं ना। तो ये क्या है, फिक्स एक्सपेंस। ये चाहे करो ना करो, आपका ये कॉस्ट आनी ही आनी, दैट इज कॉल्ड फिक्स एक्सपेंस। देन सेकंड, वेरिएबल। जितने ज्यादा मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, अपने यूनिट्स बनाऊंगा, उतनी ज्यादा आएगी। अगर मैं ज्यादा फोन्स बनाऊंगा,
ठीक है, तो इसका मटेरियल ज्यादा लगेगा, दैट इज वेरिएबल। अगर मैं पेन ज्यादा बनाता हूँ तो इसमें इंक ज्यादा लगेगी, कम बनाऊंगा तो इंक कम खरीदनी पड़ेगी मुझे, तो दैट इज नॉट वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस, और वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे। वेरिएबल कॉस्ट ध्यान रखना पर यूनिट सेम रहती है, ओवरऑल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जैसे कि सपोज इमेजिन करो कि मेरे को पेन में प्लास्टिक लगाने की कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट लेता हूँ बनाता हूँ तो कितनी आएगी? अगर 1 यूनिट बनाता हूँ, अगर मेरी 10 पर यूनिट का प्लास्टिक लगती है कॉस्ट, मेरे को एक पेन बनाने के लिए प्लास्टिक की कॉस्ट 10 है, तो 1 यूनिट बनाऊंगा कितनी आएगी? 2 बनाऊंगा 20, पर यूनिट तो सेम है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 550। तो मुझे बताओ क्या इंक्रीज कर रही है ओवरऑल कॉस्ट, और अगर कम बनाऊंगा तो कम है। ये चीज क्लियर हुई। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ओवरऑल सेम होती है, पर यूनिट या तो कम होगी या ज्यादा होगी। जितना ज्यादा बनाऊंगा मैं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। इमेजिन करो मेरा रेंट कितना है, लेट से 1 लाख। अगर मैं 1 लाख पेन्स बना के सेल करता हूँ तो मेरा रेंट कॉस्ट पर पेन कितना आया? ₹1 आया, है ना। 1 लाख मेरी टोटल रेंट की कॉस्ट है, और मैंने 1 लाख यूनिट बेचे तो ₹1 आ गया। अगर मैंने 2 लाख बेचे तो कितनी आ जाएगी? 0.5। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट कैसे निकलती है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और अगर मेरे 1 यूनिट बना के बेच पाता हूं मैं, तो मेरी पर पेन कॉस्ट कितनी आ जाएगी रेंट? 1 लाख रुपीज। देख रहे हो? तो बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि आपने शॉप खोली, पहले दिन ही ना खोल पाए, तो फैमिली प्रॉब्लम होगी या कुछ हो गया, इशू आ गया, तो आप एक ही पेन बेच पाए, वो पूरे एक पेन को पूरी 1 लाख की कॉस्ट क्लियर करनी पड़ती है। तो लेकिन ओवरऑल सेम रहने वाली, 1 लाख रुपए रहने वाली ओवरऑल। क्लियर हुआ सबको? फिक्स्ड, वेरिएबल। थर्ड होता है सेमी वेरिएबल। अच्छा, सबसे पढ़ा जा रहा है कि नहीं? गर्मी लग रही है तो यू वांट की क्लास में जल्दी खत्म करो अगर पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी नहीं है बिकॉज बहुत गर्मी लग रही है ऐसा? देखो मेरे को सच बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, वैसे मेरी क्लास 2 बजे तक है, बट अगर उसका भी कोई फायदा नहीं है कि आप लोग बहुत टायर्ड हो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, एनर्जी है नहीं है, और चाहते हो कि जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि देखो है ये डेमो क्लास, तो आपको ये नहीं है कि हमें सिलेबस खत्म करना है। पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको मेरा टीचिंग पसंद आ रहा है, तो वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में पता लग जाता है। तो अगर आपको है कि सर बहुत गर्मी है जल्दी छोड़ दो क्योंकि लाइट नहीं है, तो हम जल्दी वाइट अप कर सकते हैं। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आपकी। तो क्या मैं जल्दी करूं? आज बोल सकते हो फ्रैंकली, कोई नहीं। कर लेते हैं, कर लेते हैं। 2 बजे तक करनी है कि नहीं? अगर चाहते हो कि नहीं सर हमें 2 बजे तक ही डेमो पूरा दो ताकि हम जज बेटर कर पाए, तो 2 बजे तक ले लूंगा मैं क्लास। 2 बजे तक ले लूं? ठीक है, देखो वही बोल रहे जो बोलेगा मैं उसकी बात मानूंगा। तो अगेन फिक्स कॉस्ट समझ आ गया आपको, वेरिएबल आ गया। थर्ड है आपका सेमी वेरिएबल। इसका एग्जांपल हो गया से इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होती है वो कहते हैं कि आपका मिनिमम तो इतना बिजली का खर्चा आएगा क्योंकि मीटर लगा हुआ है, कि अगर सपोज कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की है 10 पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट, आप जितना भी कंज्यूम करोगे हर यूनिट के 10 रुपए लेंगे। लेकिन अगर आप 0 यूनिट्स करते हो
तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट जीरो होगी, आपकी मिनिमम कॉस्ट लेट्स से 500 रुपीज तो आएगी है। तो मुझे ये बताओ इस केस में ये जो मिनिमम कॉस्ट है 500, चाहे मैं 1 यूनिट यूज करूं 1000 यूनिट यूज करूं, ये कॉस्ट क्या आनी आनी है। तो सेमी वेरिएबल के अंदर ये वाली कॉस्ट का क्या है, ये है आपका फिक्स्ड एलिमेंट। और इसमें वेरिएबल क्या है कि 10 पर यूनिट 500 तो आएगा, उसके ऊपर आप 1 यूनिट करोगे 10 रुपए आएगा, 2 यूनिट 20, ऐसे कर करके पर यूनिट कॉस्ट आएगी। तो इसका नेचर क्या है, वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिसिटी को आप ना ही फिक्स कह सकते हो ना ही वेरिएबल कह सकते हो। तो इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करोगे कि सेमी वेरिएबल, कि एक लेवल तक तो इसने आना ही आना है मिनिमम कॉस्ट, उसके ऊपर जितने यूनिट ज्यादा कंज्यूम करूंगा उतने कॉस्ट आ जाएगी, और अगर नहीं करूंगा मिनिमम 500 रुपए तो कॉस्ट आनी ही आनी है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन जो आपको आएगा एग्जाम में वो है कि इसको बाइफरकेट कैसे करना है, अगर आपको टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी है, ठीक है, तो इसको बाइफरकेट करना सीखेंगे। ठीक है, इसके 3-4 मेथड्स है। तो पहला मेथड हम करते हैं, पहला मेथड है ये आप सबने लिखना है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ऊपर लिख लो हेडिंग, बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल। पहला मेथड बाइफरकेट करने का है आपका ग्राफिकल मेथड। ओके, लेट्स से आउटपुट 100, 200, 300, 400 एंड 500। टोटल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। आपको बाइफरकेट करना है इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट। इसको बाइफरकेट करना है आपने ग्राफ बना, ठीक है, तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं एक बार। राइट, 300, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिखनी है हमने कॉस्ट, यहाँ पे लिखो 1000, 1000, 1000, 3000, 1000, 5000 एंड 6000। तो जो आपकी कॉस्ट है दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस, और जो आउटपुट है वो एक्स एक्सिस पे 100, 200, 300, 200 एंड 500। ये आपका है आउटपुट, इतना आपने बनाया। तो अब आप इसको हम ग्राफ पे करेंगे। 100 पे कॉस्ट कितनी है बताओ, 100 पे 2000 है, तो यहाँ पे प्लॉट कर दो। 200 पे कितनी है, 3, 3 पे 4000, 400 पे 5000, एक सेकंड थोड़ा सा ग्राफ, और 500 पे 600। तो प्लॉट कर लिया, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करोगे ग्राफ पे प्रॉपर, तो आपको दिखेगा कि अगर जीरो भी हो तो कॉस्ट कितनी आ रही है,
1000 आ रही है, दिख रही है ये चीज। 0 पे 1000 है कॉस्ट, तो ये वाला जो है ये क्या है, दिस कॉस्ट, व्हाट इज दिस, ये फिक्स है। फिक्स्ड कॉस्ट। जो ये बढ़ रही है ये वाला, ये किस वजह से बढ़ रही है, आउटपुट की वजह से बढ़ रही है, इसका क्या नेचर हो गया, वेरिएबल। सिंपल है बिल्कुल, बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो हमें करना पड़ेगा, या आपने किया भी होगा। तो फिक्स कॉस्ट 1000, ये तो आने ही आने वाला है कम से कम, तो इसमें से फिक्स कितना हो गया 1000, और ये हर जगह सेम रहेगा। क्लियर है सबको। तो वेरिएबल कितना है टोटल, अगर 2000 है तो वेरिएबल कितना हुआ, इजी था ये। तो ये जो इंक्रीज कर रही है ये किस वजह से इंक्रीज कर रही है, इस आउटपुट के बढ़ने की वजह से। ड्रॉ कर लो एक बार। एक मैं पहले बता रहा हूँ, फाउंडेशन से बाहर निकलो, ड्रॉ करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, करो ड्रॉ। बाद में बुक, मैं भी जब स्टूडेंट था ना मेरे को भी आदत नहीं थी लिखने की, बट मेरे को बाद में फाइनल में आके पता लगा कि ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करना मर्जी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइफरकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ये आपको आगे जाके भी आएगा, ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है, ये वाला मेथड नहीं आएगा, बट अगले वाले मेथड आएंगे, वो आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, बाकी फिर मर्जी है। ये तो है नहीं मैं डायरेक्ट नोट चढ़ा दूंगा कि होमवर्क नहीं कर रहे हो या क्लास में नहीं है, पेरेंट्स से साइन करा के लो। वो तो उम्र से निकल चुके हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। कर लिया ड्रॉ सबने। ओके, मेथड नंबर 2, हाई पॉइंट मेथड, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट, सेम ही लाइंस पे लिखते हैं एग्जांपल हम। इमेजिन करो टोटल आउटपुट अगेन 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ पे आप इमेजिन करो टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी लाइन पे कितना बना, 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। इसमें एक और आपको सेल्स वैल्यू भी दी हुई, सेल्स वैल्यू लेट्स से 3000, 6000, 9000, 12000 एंड 50000। आपको ये फिगर्स दी होंगी, आपको बाइफरकेट करना है बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। इसका फॉर्मूला क्या है, एक चीज ध्यान देना, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आउटपुट, राइट, एंड सेम गोस फॉर सेल्स। सेल्स भी अगर आप जितना आउटपुट ज्यादा बनाओगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी। हमें आइडियल वर्ल्ड में लेना है कि जितना बनाते हैं उतना बिक जाता है, तो सेल्स भी, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट सेम ही होती है ना। मैं एक अगर आईफोन खरीदता हूँ 1 लाख, दो खरीदता हूँ 2 लाख, तीन खरीदता हूँ 3 लाख। आइडियल वर्ल्ड में अगर हम ये इमेजिन करके चले कि सेलिंग प्राइस जितना खरीदोगे उतना ही पड़ेगा पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट उतनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कम हो जाती है क्योंकि बल्क, अगर आप बल्क में खरीदते हो तो डिस्काउंट दे देता है, बट मैं वो सिचुएशन इमेजिन नहीं कर, तो आपको ये फिगर दी हुई है। तो
आप देख सकते हो कि ये जो बढ़ रही है ये किस वजह से बढ़ रही है, सेल्स क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, और ये भी कॉस्ट भी क्यों बढ़ रही है, आउटपुट। तो दोनों प्रोपोर्शनेटली किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, आउटपुट की वजह से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपकी टोटल कॉस्ट आपको हाईएस्ट पॉइंट पे देखना है। वैसे तो कोई भी पॉइंट्स पे कर सकते हो दो को कंपेयर, बट जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ हाईएस्ट और लोएस्ट को कंपेयर करके आंसर निकाला हुआ है। मैं इसके बाद किसी और दो पॉइंट्स पे भी करके दिखा दूंगा, सेम ही आंसर आएगा। तो आपको टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू एट हाईएस्ट माइनस सेल्स वैल्यू एट लोएस्ट। तो ये आपका किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, क्योंकि आपने अमाउंट्स लिखी है, आपने यूनिट्स नहीं लिए, तो ये परसेंटेज में आएगा, यूनिट्स में नहीं आएगा, वैल्यू में आएगा, परसेंटेज ऑफ वैल्यू में आएगा इसका। तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट कितनी है, 6000, हाईएस्ट यूनिट्स 500 है, और टोटल कॉस्ट जो 100 यूनिट्स है वो कितनी है, उसकी कॉस्ट लोएस्ट 2000। सेल्स वैल्यू एट हाईएस्ट कितनी है, सेल्स वैल्यू एट लोएस्ट 3000। सो कितना है ये, 4000 डिवाइडेड बाय 12000। एक सेकंड, यहाँ पे लिखो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो कितना है ये, 1/3, या इसको मैं लिख भी सकता हूँ और 33.33%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 1/3। तो आप करके देखो 1/3 ऑफ सेल्स वैल्यू, और यहाँ पे एक सेकंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सेल्स, क्योंकि सेल्स का किया हमने डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखो 1/3 ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 1/3 ऑफ सेल्स। तो 3000 का 1/3 कितना होगा, 1000। 6000 का 1/3, 9000 का 1/3, 12000 का 1/3, 4 और 5। तो आपको वेरिएबल निकल गई कॉस्ट, है ना। टोटल में से माइनस कर दो, आपका फिक्स क्वेश्चन निकल जाएगा। 2000 माइनस 1000, 3000 माइनस 2000, 4 माइनस 3 1, आपका ये 1 ही है। आप किसी भी दो पॉइंट पे कंपेयर कर सकते हो, सेम फॉर्मूला आप यूज कर लो। लेट्स से 300 और 400 पे कंपेयर करके देख लेते हैं। हाईएस्ट की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट एट 400, और लोवेस्ट पे हम ले लेते हैं 300। अब मुझे बताओ 400 पे कितनी कॉस्ट है टोटल, 5000 है, और लोवेस्ट पे कितनी है, 300 पे कितनी है कॉस्ट। सेल्स बताओ, 400 पे सेल्स कितनी है, 400 यूनिट्स पे, और 300 पे कितनी है सेल्स, कितनी है 9000। कितना है 1000 बाय 3000, अगेन 130 आ रहा है। बट आपको हाई पॉइंट लो पॉइंट करना है। अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, बट ये बना कैसे वो मैं समझाता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कैसे बने। मेरे को ये बताओ, आपका फॉर्मूला ये है ना, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू एट हाईएस्ट माइनस सेल्स वैल्यू एट लोएस्ट, है ना। मेरे को बताओ टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट है, इसको अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट एट हाईएस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट एट हाईएस्ट। क्या ये ठीक लिखा मैंने, बाइफरकेट कर दिया, और टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट को क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट एट लोएस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट लोएस्ट, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। सॉरी,
और नीचे तो वही लिख रहा हूँ मैं, सेल्स वैल्यू एट हाईएस्ट माइनस सेल्स वैल्यू एट, क्या मैंने इसको फॉर्मूला अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई इशू तो नहीं है। अब मेरे को ये बताओ क्या ये दोनों बराबर है, फिक्स कॉस्ट एट हाईएस्ट और फिक्स कॉस्ट एट लोएस्ट, ये दोनों बराबर ही होंगे ना। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दो आपस आपस में कट जाएंगे ना, तो इनको काट देता हूं मैं, राइट। तो क्या बचा आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट लोएस्ट, सेल्स वैल्यू एट हाईएस्ट माइनस सेल्स वैल्यू एट लोएस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना प्रोपोर्शन है उतना ही प्रोपोर्शन रहेगा सेल्स का, तो ये आपस में प्रोपोर्शनेट है। अगर सेल्स बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो दैट मींस आप ज्यादा बना रहे हो, ज्यादा बना रहे हो ज्यादा बेचोगे, तो क्या बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी। क्लियर हुआ सबको, ये ड्रॉ कर लो, कर लिया ड्रॉ सबने। ये भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक मेथड है, इससे अगले 3 मेथड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको करने पड़ेंगे, वो एग्जाम में आगे, ग्राफिकल मेथड और ये वाला मेथड, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड, ये इतना नहीं है बहुत। कर लिया ड्रॉ सबने। अब ये वाला ये आप बहुत बार यूज करोगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, सी। सेम टोटल आउटपुट, 100, 200, 300, 405, टोटल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2000, 2000, 4, 5 एंड 6। फिक्स आपको बाइफरकेट करना है एंड वेरिएबल, इसका फॉर्मूला है सिंपल, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। वो किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, आउटपुट की वजह से, तो डिफरेंस इन, और आउटपुट क्योंकि यूनिट्स में है, दिस इज इन रुपीस एंड दिस इज इन यूनिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका पर यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट। अब मेरे को कोई भी दो लेवल पे बता दो, 6000 और 2000 कर सकते हैं हम, हाईएस्ट और लोवेस्ट में कॉस्ट में कितना फर्क है, 4000 का है ना। तो 4000 का फर्क कितने यूनिट्स की वजह से क्रिएट हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, 10 पर यूनिट होगी। और मैंने क्या कहा था, वेरिएबल पर यूनिट, पर यूनिट किसी भी लेवल पे सेम रहने वाली है, पर यूनिट, तो मेरी वेरिएबल कितनी होगी, 10 पर यूनिट होगी। तो 100 इंटू 10 कितना आया, 100 के लेवल पे कितना है वेरिएबल कॉस्ट, समझ नहीं आया ना, फिर से करो, सिंपल सी बात है, आपको ये कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, ये देखो ये क्यों इंक्रीज कर रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रही है, यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर कौन सा पोर्शन इंक्रीज हो रहा है, क्या फिक्स पोर्शन हो रहा है कि वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है इसके अंदर, वो किस वजह से हो रही है, इसकी वजह से हो रही है ना। तो दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, 2 से 6 जब गई, तो वेरिएबल इंक्रीज हुई होगी, फिक्स तो सेम रही होगी, दोनों के अंदर फिक्स सेम है। तो ये 4000 जो इंक्रीज हुई है, ये क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि मैंने यूनिट कितने बनाने, 100 की जगह कितने बना डाले, 500, तो 400 की वजह से कितना इंक्रीज है, तो पर यूनिट की वजह से कितना इंक्रीज है, 10, 10 है। तो वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट की वजह से 10 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी जा रही है। एक यूनिट अगर मेरे को
150 पे करनी हो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 150 यूनिट। या वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनेगी, चलो ये बताओ। 10 पर यूनिट है ना, तो कितनी हुई? 1500। बाकी रिमेनिंग क्या है? फिक्स्ड। करके देख लो। 10 इंटू 200 कितना हुआ? 2000, 3000, 4000। सेम ही आंसर आ रहा है ना यार, देखो। और रिमेनिंग क्या होगी? फिक्स होगी। आप मेरे को अब किसी भी लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल के दे दोगे, 150 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी बताओ। टोटल कॉस्ट पूछ रहा हूँ ध्यान से। 150 यूनिट्स पे 2500, 2500। आप बताओ। 25 कौन नहीं निकाल पाया? 2500 निकालना कैसे निकाला? 150 इंटू 10, 1500 आ गया, और 1000 फिक्स कॉस्ट तो आने ही आनी है, 25। क्लियर है सबको? ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूँ, आप लोग बैठो। ये वाला मेथड क्लियर हुआ सबको? तो इसका फॉर्मूला है, और यही आपने हर क्वेश्चन में यूज करना है जहां पे भी आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट दिया हो। दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो कौन से वाले में चेंज आ रहा होगा सर? वेरिएबल वाले क्वेश्चन। जितना आउटपुट इंक्रीज करेगा उतने प्रोपोर्शनेट से क्या इंक्रीज करेगी? कॉस्ट। कौन सा पोर्शन? वेरिएबल। तो 10 पर यूनिट से इंक्रीज हो रहा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कर लिया ड्रॉ सबने? नेक्स्ट मेथड। 3 हो गए ना आपके? एनालिटिकल मेथड। देखते हैं किसका दिमाग चले। इमेजिन करो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, लेट से 3000। इसमें फिक्स्ड भी है, वेरिएबल। ठीक है। कॉस्ट मैनेजर ने कहा इसमें वेरिएबिलिटी है लेट से 70%। कॉस्ट मैनेजर ने अपनी नॉलेज की, टेक्निकल एबिलिटी की वजह से बाइफरकेट कर दिया कि इसमें 70% वेरिएबल। अब आपसे वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट if output is increased by 50%। चलो आंसर दो, कैलकुलेट करके बताओ। What will be the total cost if output is increased by 50%? Okay. आपका नेम क्या है? प्रभजोत। प्रभजोत का आंसर है 4500। जल्दी दिया तो उसमें गलत हो। कोई और आंसर देना चाहता है? गलत है प्रभजोत। आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर दिया। जल्दी फिक्स वाली बढ़ेगी क्या? कौन सा पोर्शन बढ़ता है? तो ये तो सेमी वेरिएबल है, इसमें तो फिक्स एलिमेंट भी है। आपने तो सबको ही बढ़ा दिया। इसमें आप आंसर दो मुझे, वो सबको करने दो, वो मैं करके मैंने सॉल्व करके देना ही है। कितना आया? 5400। क्या नेम है आपका?
श्रेष्ठा स्पेलिंग यही है, TH, श्रेष्ठा विद एन ई की आई। ठीक है, बस वो एक्शन आएगा ऐसे। ओके श्रेष्ठा का 5400, श्रेष्ठा ही गलत है। कोई और आंसर देना चाहता है? नहीं, Okay, ये शायद ठीक है। अच्छा आपका था आंसर है, बट आपने दिया नहीं जान के, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। तो गलत कोई ना, नो आंसर, रॉन्ग आंसर इज बेटर देन नो आंसर, ये याद रखना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तब मैं कहता कि छोड़। दो लोगों ने ठीक आंसर दे दिया 405, तो बाकी चार भी दे सकते हैं, उन्होंने भी सेम ही क्लास लगाई है। अब उल्टा मत चलने लग जाना, आंसर पता है। ऑनलाइन एकदम से का आंसर आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर दे सकते हैं। गीतांजलि, पारस, राबिया, सपना। आया आंसर? आ गया? बस आप तीनों रह गए। नहीं, पक्का खुद से किया ना? नहीं, आपका नहीं, नहीं आया समझ? चलो करते हैं सॉल्व। सर सर 4050। 4050। बिल्कुल ठीक है पारस, आपका आंसर। अच्छा जिनका नहीं आया आंसर वो बताएंगे मुझे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसमें से, वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी है? अब अगर मेरी आउटपुट इंक्रीज करती है 50% से, तो कौन सी कॉस्ट इंक्रीज करेगी और कौन सी नहीं करेगी? वेरिएबल करेगी, फिक्स करेगी क्या? तो अगर मैं 50% से अपनी आउटपुट इंक्रीज करता हूँ, और आपको मैंने अभी बताया कि आउटपुट एंड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट, जितना आउटपुट इंक्रीज करेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। तो 50% से आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? ये कितनी रहने वाली है? 900 ही रहने वाली है। 2100 अगर इंक्रीज करनी है तो कितनी इंक्रीज होगी? जितना आउटपुट इंक्रीज हुआ है, आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये भी क्या मैं 50% इंक्रीज कर दूं? क्या ठीक कर रहा हूँ फिर मैं? कितना हो गया? 2100 प्लस 50%, प्लस 50% करना है, इंटू 50% नहीं करना। 2100 प्लस 50% कितना बना? कितना? कैलकुलेटर नहीं लाए? कॉस्ट पेपर में ये मत होए कि कैलकुलेटर ही भूल जाओ। तो सर 3 1 5 0 3150। जा रहे हो? ये लो करो कैलकुलेट। हाँ ठीक है, अब तो आएगा ठीक। वो तो 50% है, तो 2100 प्लस 1050, तो 3150। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 50% आउटपुट इंक्रीज करने के बाद इतना बन गया, और 900 फिक्स तो रहने ही बना है। क्या वो हट जाएगा? तो टोटल कितना बन गया? आंसर इज 4050। क्लियर हुआ? तो मैंने आपसे क्या पूछा? टोटल कॉस्ट, नॉट टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 50% आउटपुट इंक्रीज, वो नहीं पूछा मैंने। कहा टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4050। क्लियर हुआ? क्या एनालिटिकल मेथड से आप निकाल पाओगे? अगर आपको बताया हो कि कितना प्रोपोर्शन है और फिर आपको आउटपुट चेंज करते हो, तो आपको कौन सा इंक्रीज या डिक्रीज करना है? सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट, क्या फिक्स एलिमेंट करना है? नहीं, वो सेम रखना। क्लियर हुआ सबको? अगर आपने, ये मैंने बहुत रफली ड्रॉ किया है, इसको कर लोगे? चले आगे।
लास्ट मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये है इक्वेशन मेथड। आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जिसने मैथमेटिक्स किया हुआ प्लस वन प्लस टू में, किया किसी ने? ये इक्वेशन याद है? where C stands for constant, Y stands for total, और जो mx है this is your वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट बताओ, कौन सा एलिमेंट कांस्टेंट फिक्स्ड। रहता है? तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, सी मतलब फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है। क्या यूनिट से फर्क पड़ता है? 1 यूनिट हो 1000 यूनिट हो, फिक्स कॉस्ट सेम रहने वाला। तो इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं ऐड किया यूनिट्स का। ये है वेरिएबल कॉस्ट। इसके साथ ये किस पे डिपेंडेंट होता है? वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स पे होता है ना। तो इसके साथ एक यूनिट भी दे दिया x। तो x मींस नंबर ऑफ यूनिट्स और m मींस कॉस्ट पर यूनिट, और टोटल का मतलब क्या हो गया? सेमी वेरिएबल। तो इक्वेशन समझ आ रही है सबको? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ये हो गया आपका वेरिएबल वाला क्वेश्चन। इसमें ऐड क्या करोगे आप? दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक। तो ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया? c। ठीक है। अब आपको दो लेवल्स पे दिया होगा इक्वेशन, दो लेवल्स पे। एक सेकंड ये ना, स्क्रीन थोड़ी सी 150 यूनिट्स पे एक आपको दिया, एक 200 यूनिट्स पे आपको दिया। 150 यूनिट्स पे आपको टोटल कॉस्ट बताई हुई है लेट्स से 1200, और 200 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट बताई हुई है लेट्स से 1275। आपको बताना है फिक्स कॉस्ट कितनी है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। हाँ सॉरी, फिक्स कॉस्ट कितनी है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। निकाल पाओगे? मेथड इक्वेशंस यूज करके करना है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई। साइमल्टेनियस इक्वेशन किया किसी ने? किया होगा, फाउंडेशन में भी किया होगा। पहली इक्वेशन बताओ क्या बनी इक्वेशन का? क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c है ना। y क्या है? तो 1200 इज इक्वल टू, बताओ 1200 इज इक्वल टू 150 x प्लस c। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? इज इक्वल टू 200x प्लस, कैन यू सॉल्व फॉर x एंड c? आता है सॉल्व करना साइमल्टेनियस इक्वेशन? यस यस सर। किस किस को नहीं आता साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरे को बता देना, फिर मैं उसको स्पेशली अलग से समझाऊंगा।
ऑनलाइन किसी का आंसर? x is 1.5, आपका x कितना है? 1.5। फिक्स कॉस्ट कितनी है? चेक कर। बाकी बस एक ही बच्चे का आंसर आया। 975। ये मुश्किल नहीं है। ये मतलब देखो, मैं एक बात कहूँ, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स इतना होना चाहिए, सॉरी अगर किसी को नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उसने +1 +2 में साइमल्टेनियस इक्वेशन तो बहुत जगह यूज होता है, फाउंडेशन में भी यूज हुआ होगा कहीं ना कहीं, कि नहीं हुआ? फिर क्यों नहीं आ रहा आपको? एक्स की वैल्यू और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू, पर यूनिट की वैल्यू, और आपको देनी है टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू। ये देखो, माइनस माइनस माइनस, या ऊपर वाले को माइनस कर लो ताकि पॉजिटिव में रहे इक्वेशन। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो 75 इज इक्वल टू 50x, x इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल बेसिक था, यहाँ तक सबका ठीक है। अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें क्या रह गया? 1200 इज इक्वल टू 150 इंटू 1.5 प्लस सी। क्या सी नहीं निकाल सकते तुम लोग? अब कैसे आ गए? सर मैंने बोला था कि आएगा, ये सेम लिखने वाला है, पक्का नहीं है कि सही है। अच्छा, ये क्या है? फिर ठीक है, बट पक्का ये तो इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ये ठीक होगा। तो आपका 1200 माइनस 150 टू 1.5 कितना आ रहा है? 225। 975 है। ये वैल्यू और ये वैल्यू, एक्स और सी की वैल्यू, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो, सेम ही आएगा। इक्वेशन टैली करें तो क्या ऐसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो? जब भी फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, ज्यादातर हम ये बात करेंगे टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। जब वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो ऑलवेज यू विल वांट कि पर यूनिट बताओ कितनी है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास हम इधर ही करते हैं, डेमो खत्म। तो आपने क्लासिफिकेशन 3 तरह से करी है। पहली थी बेस्ड ऑन नेचर एलिमेंट, उसमें आपने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाले सारे क्लब करके ओवरहेड्स बनते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? फंक्शन। नेचर एलिमेंट पहला है जो ये है, उसके बाद फंक्शन है। फैक्ट्री में कितना, ऑफिस में कितना, शोरूम में कितना, एंड थर्ड वेरिएबल। ठीक है? कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं समझ आ गया? डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स, एंड कॉस्ट वर्क्स ऑन नोशनल बेसिस। तो आज का समराइज भी करते हैं क्लास, तो हम कल डेमो सेकंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ऑनलाइन किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट डेमो क्लास में मिलते हैं। तो सी यू सून।